बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं करामत भट्टी अपने नए व्लॉग के साथ। आज का दिन भी बड़ा अहम गुजरा शहबाज गिल केस के हवाले से। और शहबाज गिल केस में जैसा कि सारे जानते हैं, आज हम इस केस के हवाले से 10 मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। कौन कौन किसी गलत फहमियाँ थीं, किन किन की गलत फहमियाँ दूर हुई और आने वाले वक्त में इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं। बहरहाल आज जो है शहबाज गिल का रिमांड जो है वो देने की दरख्वास्त जो है मज़ीद रिमांड की मुस्तरद कर दी है और ये कहा गया है कि उनको पिंज में रखा जाए और सोमवार को दोबारा पेश किया जाए। तो ये मामला तो यहाँ मज़ीद तफसील में जाए बगैर हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में शहबाज गिल केस के हवाले से जो है कौन सी सूरत हाल पेश आ सकती है। और इससे ज़्यादा अहम ये है कि इस सबक से इस मसले से, इस मामले से अब तक कौन से असबाक जो हैं, कौन से सबक हैं जो सीखे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा जाता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और इस हवाले से बहुत सारी मिसालें जो ये लोग ये कहते थे, उनके पास मिसालें थी जिनको वो कोट करते थे। और इससे पहले तहरीक इंसाफ मगर फ़ौज के हवाले से वो इस बात पे फ़ख्र करते थे कि हम सेम पेज पर हैं, तो ये कि फ़ौज भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, तो इसलिए इसमें जो है वो इस चीज़ को ओन भी करते थे। लेकिन माजी में जो जमातें इस लिहाज से जो है वो परेशानी का इजहार करती रही हैं, वो गैर जमहूरी क़ुव्वतों की मुदाखलत के हवाले से, तो उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। ज़िया-उल हक़ के हवाले से ख़ास तौर पे उनकी तलख़ी का ज़माना था। बड़े लोग जेलों में गए, कैदें काटी, जान से गए, बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हुए। सो पीपल्स पार्टी जो है वो ज़िया-उल हक़ के जो एक तूफ़ान था उसका पूरी तरह से उन्होंने सामना किया। सो उस हवाले से उनके अंदर तलख़ी मौजूद है। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, तो जब जनरल मुशर्रफ ने अपना मार्शल लॉ लगाया तो फिर इनकी बारी आ गई, इनकी शामत आ गई। और फिर इनकी शामत ऐसी आई कि इनके भी दर्जनों कारकुनान जो है उन्होंने जेलें भुगती, उनको सज़ाएँ दी गई और उनको कैद तन्हाई में रखा गया और उन पर तशद्दुद किया गया। ये सारा कुछ जो है उन पर भी, ये जो तूफ़ान था ये उन पर भी गुजर चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि शुरू में हमने कहा कि इनके अंदर अभी ये एक चीज़ थी, तो अब ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शहबाज गिल की सूरत में जो है वो एक बड़ा सबक जो है गालबन ये सीख लिया है। उसके आला सतही क़यादत जो है उसके मुख्तलिफ मौक़े पर पाक फ़ौज के हवाले से या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो या मिस्टर एक्स नाम लेकर जो भी वो करते हैं या न्यूट्रल्स का नाम लेकर वो अपनी बात करते हैं, लेकिन जो बात पहले बंद कमरों में होती थी अब वो खुलेआम और निस्बतन ओपन माहौल में वो भी करना शुरू हो गए हैं। तो इस वाक़े का एक तो पहलू ये अहम है कि कम से कम मुल्क की 3 बड़ी जमातें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से अब किसी तरह की उनके जहन में, मेरा ख्याल है, कोई गलत फहमी अगर कोई कहे तो शायद वो ना रही हो। दूसरा इसमें देखने वाली बात यह है कि बाज़ार लगता यही है कि सहाफ़ियों ने भी इस हवाले से अपना सबक सीखा है, अगरचे उनका मौक़िफ़ जो है इस केस के दौरान छदरा छदरा रहा और वो उतना बड़े पैमाने पर, जैसा एक कहता है बंदा, कि किसी एक मौक़िफ़ पे या किसी के आइनी हक़ पे वो इकट्ठे हो जाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने अपनी दुश्मनियाँ भी निकाली, अपनी किड़ भी निकाली है, एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत और बोगस का मुज़ाहरा भी किया है। लेकिन एक मैं ये समझता हूँ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जो माजी में जैसा कि अहमद मीर थे, जैसा कि वो उसमें थे असल वो तूर उनका नाम है, मेरे इस फौरी तौर पे ज़हन में नहीं आ रहा, तूर साहब हैं, या जैसा कि और भी अबसार आलम हैं या कई बेशुमार साफ़ी हैं जिनको जो है पिछले दौर में जो है जिन पर मज़ालम हुए और उन पर जो मज़ालम करने वाले थे, सही या गलत, जिनकी तरफ लोग उंगली उठाते हैं, बहरहाल उनकी तरफ ही उंगली उठी हुई है। किसी सियासी जमात ने ना ऐसे इक़दामात को कबूल किया और ना ही जो लोग ज़ख्मी हुए या मारे गए या जिनके खिलाफ मारे नहीं गए या जिनके खिलाफ मुकदमा बल्कि जान से भी गए कई साहबी, तो वो सारे एक ही घर की तरफ उंगली उठाते हैं। तहरीक इंसाफ से कई लोगों को, चूँकि डिवाइड बहुत ज़्यादा है, उनको नापसंद हो सकती है तहरीक इंसाफ, इनके कारकुनान से ज़ख्म लगने का शिकवा हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि आगे चलकर जल्द या बदेर उन्हें यह एहसास होगा कि कोई भी हम में से, वो कहते हैं ना चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, तो ये तासर अब उनके अंदर भी तकवीत पकड़ेगा। एक ताज़ा हवा का झोंका भी आया, जैसा कि सदीक जान साहब ने ट्वीट भी किया और उन्होंने इस पर अफसोस किया कि वो मतीउल्लाह जान के हवाले से वो एक्टिव नहीं रहे। उस तरह उन्होंने मजम्मत तो की लेकिन उनका उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था। तो ये एक खिड़की खोली है, अगर जो तंग ज़हन लोगों ने उन पर भी तनकीद की। हालांकि अगर आपने किसी पुराने रवैये पे, किसी पुरानी गलती पे कोई बंदा उसको दुरुस्त करने की कोशिश करता है तो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए ताकि मज़ीद लोग इस रास्ते की तरफ आएँ। लेकिन ये ज़रूर है कि सदीक जान ने सही मौके पे अपना सही मौक़िफ़ जो है वो लोगों के सामने रख दिया और खुले दिल से अपनी गलती का एतराफ़ किया है। सो शहबाज गिल की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल में ये एतराफ़ भी सामने आया है।
अगली बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है ये हुकूमत की बात इंतज़ामी समझ ले, वफाकी हुकूमत की बात हो रही है, या ये जो इस्टेब्लिशमेंट की समझ लें कि मिस मैनेजमेंट समझ लें, जो भी इसको नाम दे दे, लेकिन ये हुआ कि एक बंदे को जिसको निमटने के लिए कानून में सारे ज़ाब्ते मौजूद हैं, सारी शिकें मौजूद हैं, उस बंदे को तसर ये देने में कामयाब रही हुकूमत कि कुछ और लोग हैं जो ये उस बंदे से इंतकाम लेना चाहते हैं, जो इसको मारना चाहते हैं, जो इसको सज़ा पहुंचाना चाहते हैं, जो इससे अपना इंतकाम पूरा करना चाहते हैं। शहबाज गिल वर्सेस एक इंस्टीट्यूशन था। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इंस्टीट्यूशन इज़ एट लॉस। वो जो है इस मामले में जो उनके बारे में तासर अगर वो नहीं है तो वो खुल के सामने नहीं आए, उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की, हमारा इससे लेना देना कोई नहीं है। और जिन लोगों ने उनके बिहाफ पे बोलना था वो चुप हैं, वो गुप चुप की मिठाई खाए हुए हैं। तो जिसका नुकसान अल्टीमेटली ये हुआ कि पाकिस्तान की बड़ी जमात जो है, इस वक्त की हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुल्क के तमाम सूबों में ग्रास रूट लेवल पे मौजूद है, यूनियन काउंसिल लेवल तक मौजूद है। उसके कारकुनान जो जिनकी उम्रें भी कम हैं, अब उनके अंदर जो आपने एक तौहीन का, बेबसी का, नफरत का, नापसंदीदगी का एक बीज जो बोया गया है शौरी या लाशौरी तौर पर, अल्टीमेटली इसको दूर करने में बड़े सलीके की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होगी। इसी का एक और पहलू ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ने इसके मामले में, वफाकी हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने बड़े अपने एक अंदाज में इस चीज़ को डील किया है, इस तरह डील किया है कि नाम किसी और का बदनाम हो। वो बड़े अच्छे बच्चे बन के तो वो बैठ गए अपना टीवी चैनल्स पे और अपनी जो है अपना तासर जो है उन्होंने बड़ा साफ सुथरा देने की कोशिश की कि हमें तो नहीं जी, बेअल्फाज दीगर, कभी दबे लफ्ज़ों में, कभी खामोशी के साथ, मगर इस तासर को तकवीयत दी, परवान चढ़ाया कि कोई और है जो इसके पीछे है, हम तो नहीं हैं। अगर किसी ने मजम्मत नहीं की, खुलकर शहबाज गिल की गिरफ्तारी की इस तरह, और उसके साथ जो सलूक उसके साथ किया गया है उसकी किसी होता है कि बाज़ का जमातों में भी बड़े बड़े बाज़मीर लोग होते हैं, सारी पार्टियों में बड़े बड़े अच्छे लोग होते हैं, उनकी तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन उन लोगों को भी उन्होंने डिफेंड नहीं किया जिन लोगों के गैर जमहूरी किरदार की अब अवाम मुखालिफ है और जिनका तासर देने, मेरा ख्याल है ये दानिस्ता तौर पर ये तासर जाने दिया गया है कि शहबाज गिल के मामले में इस पर्दे के पीछे कोई और है, हम नहीं हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इसमें अहम रही है इस केस के हवाले से, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है उसका रवैया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गालिब अक्सरियत के साथ खामोश रही है। इस केस में उन्होंने मज़ीद गंद डालने की कोशिश नहीं की, मज़ीद चीज़ों को गंदा करने की कोशिश नहीं की और मज़ीद चीज़ों को पेचीदा करने की कोशिश नहीं की और ज़्यादा हीरो बनने की भी कोशिश नहीं की। खामोश रहे हैं, मेच्योरिटी के साथ रहे हैं। अगर कहीं को बात करनी है तो नरम बात की है, इस तरह की बात नहीं की जैसे जुनून और वहशत के साथ कुछ बाकी पार्टियों के लोगों ने की। उसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है, सेनेटर है और बड़े अहम है, जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वो तर्जुमान भी रहे, तो उन्होंने एक ट्वीट ज़रूर किया जिसमें इसको शर्मनाक कहा गया इस सलूक को, और पीडीएम की खामोशी की भी उन्होंने मजम्मत की। ये एक बड़ा गैर मामूली ट्वीट था। बहरहाल उस ट्वीट को फिर डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने, जो ह्यूमन राइट्स की जो वज़ीर थी तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। फवाद चौधरी ने भी बेलवास्ता उसको सराहा कि जो भी बंदा इस हवाले से जो सही बात कर रहा है तो उसको उनको सराहा गया। सो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी ज़मीर साबित हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिस तरह के सदीक जान जो है सहाफ़ियों का ज़मीर साबित हुए और उन्होंने इस हवाले से अपनी गलती का वाज़ेह तौर पर एतराफ़ किया। अगली बात जो है वो ये है कि बज़ाहिर लगता यही है कि आने वाले दिनों में वो जो एक सुहेल वड़ैच साहब ने किताब लिखी थी कि ये कंपनी अब नहीं चलेगी, लगता यही है कि ये कंपनी अब नहीं चलेगी। लेकिन जो कंपनी पहले फैसला किया करती थी कि ये कंपनी अब नहीं चलेगी, उस कंपनी के बारे में अब फैसला होने वाला है। आपने पीपल्स पार्टी को नाराज़ किया, उनके अंदर रद्द-ए-अमल मौजूद है, ये इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आपने मुस्लिम लीग नून के बारे के अंदर अपने बारे में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया हुआ है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी नापसंदीदगी को फ़रोग दे लिया है, नफ़रत को फ़रोग दे लिया है। अपनी अपनी जगह पे आप किसी के ख्याल पे पाबंदी नहीं लगा सकते, आप किसी के अमल पे पाबंदी नहीं लगा सकते और आप किसी की सोच पे पाबंदी नहीं ला सकते। तो आपने अपनी बद इंतज़ामी से, अपने 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 मिस मैनेजमेंट से ये किया कि मुल्क की तीनों बड़ी जमातें जो हैं अब जो है उनके अंदर आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में इस एक नुक्ते पे बड़ा इत्तफाक राय वजूद में आ सकता है। अगली जो बात है, और अगर ये इत्तफाक राय सामने आ गया
تو میں یقینی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس اتفاق رائے کو ایک اور خوبصورتی اس میں جو ہے وہ اس میں پیدا ہو سکتی ہے اگر پاک فوج کی جو آنے والے جو چیف آف آرمی سٹاف کا جو تقرر ہے اور جو اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا جو ہے ان کے جو چیئرمین ہیں ان کا جو تقرر ہے، اگر یہ میرٹ پر ہو گیا اور مسلم لیگ نون اس اہم ترین موقع پہ، یہ تاریخ کا اہم ترین موقع ہے جو اسے قدرت نے عطا کیا ہے، اور وہ میرٹ پر یہ تقرریاں کر گئی، تو پھر یہ دیکھ لیجیے، اس بات کو سمجھ لیں کہ جمہوریت جو میں اگر زیادہ اس میں کہوں تو جو دو زانو ہے اس وقت وہ الف ہو سکتی ہے، جمہوریت کا دور دورہ ہو سکتا ہے، وہ بہتری آ سکتی ہے ملک میں، اور یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے فوج کے امیج کے حوالے سے جہاں پہ جو نقصان پہنچا ہے، اللہ کرے مجھے یاد آتے ہیں شہداء، ان کی فیملیاں، یہ ہماری جان ہے پاک فوج، اور ہماری جان کے بارے میں جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ پراپوگنڈا کیا گیا یا چند لوگوں کی خواہشوں کا مان رکھا گیا یا ان کی خواہشیں مانی گئی، اس سے پورے اداریے پہ ایک سوالیہ نشان لگا، نہیں لگنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، فوج کا جو رول ہے اسے وہ ادا کرنا چاہیے، جو آئینی رول ہے اسی کے اندر رہنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ جو ہے نا ہر بات معاملے میں ٹانگ گھسیڑنے کی عادت جو ہے، جب قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ کیوں اتنے اپنے اچھل کے، یا تو سب کو ایک نظر سے دیکھیں، یا تو دیکھ لیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی ایک نظر سے دیکھ لیں، خواجہ آصف کو بھی ایک نظر سے دیکھ لیں، مریم نواز کو بھی ایک نظر سے دیکھ لیں، آصف علی زرداری کو بھی ایک نظر سے دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک نظر سے دیکھ لیں، یا تو پھر باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں اس راستے کے ان کو ایک نظر سے دیکھ لیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تھے تو ایک آنکھ پہ پٹی باندھ لی اور ایک آنکھ آپ نے کھول لی ہے، تو یہ سوالات آپ سے اشروں تک ہوتے رہنے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو آنے والے لوگ ہیں، اللہ کرے کہ سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو بہتر کرنے کی طرف ان کی سب سے زیادہ توجہ، لوگ اب بھی محبت کرتے ہیں، لوگ اب بھی پیار کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے بہن بھائی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، سروسز دے رہے ہیں، اپنی زندگی جنہوں نے دی ہے یا زندگیاں جو گزار چکے ہیں۔ سو یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر جمہوریت مضبوط ہوگی تو پاک فوج کا تاثر بھی اور اس کی عدم مداخلت کا تاثر بھی پختہ ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اس کیس کی وساطت سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، آپ نے جو کرنا تھا، زور لگانا تھا لگا لیا، یہ بدترین پتہ تھا کہ جب آپ کسی کو غدار قرار دیتے ہیں اور اس کے خلاف آپ جو ہے وہ اپنا کارروائی شروع کر دیتے ہیں، یہ آپ نے کام کیا عمران خان کے خلاف۔ اب کوئی نیا اقدام اس سے سخت آپ کیا کریں گے؟ اب توشہ خانہ رہ گیا آپ کا، فارن فنڈنگ رہ گیا ہے، یا اس طرح کی باقی ادھر ادھر کی آپ کر کے تو اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی آپ نے ہائی پوٹینسی ڈوز جو ہے سمجھ لیں کہ یہ دی ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تھوڑی چیز کے لیے، ایک مکھی کو مارنے کے لیے، ایک چڑیا کو مارنے کے لیے، زیادہ واضح لفظوں میں آپ نے ایک توپ کو چلا دی ہے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی ہے، خوف زدہ کرنا یا کسی کو قانون کے احترام کا پابند بنانا اور چیز ہے، اور کسی پہ اتنا ہی اس کو دیوار کے ساتھ لگا دینا کہ اس کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ ہی نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوائے بد انتظامی کہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک اس وقت جو ملک میں مسائل ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں 23 لوگ اب تک جان سے جا چکے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ سیلاب نے بلوچستان کو، سندھ کو اور جنوبی پنجاب میں تباہی اتار دی ہے، لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی، 23 لوگ جانوں سے، ہزاروں بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، جانور بہہ گئے پانی میں، فصلیں تباہ ہو گئی ان کی، ان بیچاروں کی طرف بھی توجہ کر لو۔ یہ کیا نان ایشوز میں لوگوں کو پھنسا دیتے ہو؟ اسٹیٹ کو فنکشن کرنے دو پراپر طریقے سے۔ یہ اپنی یہ سیاست کس کے لیے کر رہے ہو؟ عوام کے لیے کر رہے ہو نا، اور اگر وہ عوام ہی بیچارے نہ رہے تو آپ سیاست کس پہ کریں گے؟ خدا کے بندو عوام کی طرف توجہ کرو۔ جس کے پاس جو حکومت ہے، پنجاب میں تحریک انصاف کے پاس گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں ان کے پاس ہے، اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور آج خدا کے بندو آپ کے علاقہ میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، جو غریب لوگوں تباہ کر گیا، برباد کر گیا، ان کی جمع پونجی برباد کر گیا، ان کے گھر کے افراد جو ہیں وہ اس میں کام آ گئے ہیں، زخمی پڑے ہیں، دعاؤں کے بغیر، جانوروں کے چارے کے بغیر، اپنی خوراک کے بغیر، بجلی کے بغیر، تو اس طرف توجہ کرو۔ ایمرجنسی لگانی ہے، زور لگانا ہے تو ادھر ایمرجنسی لگاؤ۔ آخری بات یہ ہے کہ عدالتوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہے اس کیس میں، لوگوں نے، پوری عوام نے پوری طرح سے مانیٹر کیا ہے، عوام و خاص سب نے کیا۔ اب عوام نے خود فیصلہ کیا اپنے طور پر کہ کون کس نے اچھا کام کیا ہے اور کس نے اچھا نہیں کیا۔ عوام کا پرسیپشن صحیح ہے یا غلط ہے،
لیکن آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ عدالتوں کی عزت اور صاحب کی بحالی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب انصاف ہو، نہ صرف انصاف ہو بلکہ وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ اللہ کرے میرا ملک پاکستان جو ہے وہ انصاف کے پرچم تلے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی